नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे मुद्दे की बात। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1966, 1970 और 1980 में तत्कालीन सरकारों द्वारा जारी किए गए उन आदेशों में संशोधन किया है जिसमें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं और उसकी अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाई गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, जबकि इस फैसले को लेकर विपक्ष हमलावर हो चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफर 90 साल से ज्यादा का हो चुका है। इस सफर के दौरान आरएसएस ने कई सारे उतार चढ़ाव देखे। एक दौर वो भी था जब सरकार को आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। संघ पर एक बार नहीं बल्कि 3 बार प्रतिबंध लगा, लेकिन इसके बावजूद आरएसएस का कारवां आगे बढ़ता चला गया। आरएसएस संवाद के जरिए लोगों से जुड़ता रहा है। वो एक सांस्कृतिक संगठन कहलाता है। आज यही वजह है कि देश की राजनीति में आरएसएस का एक बड़ा दखल माना जाता है। अब आरएसएस से बैन की बात हो गई है, बैन हट गया है, सियासत शुरू हो चुकी है। तमाम लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन इन सब बातों के बीच राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी आई है। प्रतिक्रिया पक्ष से भी आई है और विपक्ष से भी आई है। तो क्या कहा लोगों ने, सुनिए। इसका देश से ये कानून बना है और मुझे लगता है कि उस समय गलत प्रतिबंध था। मैं उसका स्वागत करता हूं और मुझे एक इतने संस्कार देने वाले संगठन के खिलाफ अगर ये आदेश आया था तो वास्तव में ये तो पहले से ही दुरुस्त हो जाना चाहिए था। मैं मानता हूँ ये स्वागत योग्य। देखिए, ये कांग्रेस का दुराग्रह था, उसी का ही ये आदेश था। और कांग्रेस को ये बात समझ लेनी चाहिए कि सामाजिक संगठनों में अन्य क्षेत्रों में भी सामाजिक संगठन है जिसमें कर्मचारी भाग लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ था ये देरी से दूर हुआ, लेकिन दूर हुआ। मैं इसका स्वागत करता हूँ। ये तो 1966 में इस पे बैन लगा था और कि कर्मचारी इसमें न जा सके, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी समय भी ये बैन था। तो मैं समझता हूँ कि ये कर्मचारियों को आरएसएस की और बीजेपी की जो टीचिंग्स हैं वो पढ़ाने का एक जरिया नहीं ढूंढा है। पर मैं समझता हूँ कि कर्मचारी खुद जो इन सब चीज़ों को समझते हैं और कर्मचारी से इंटेलिजेंट कोई मैं समझता हूँ वर्किंग क्लास नहीं, तो वो खुद ही इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि इस सरकारें आती जाती रहती हैं। इसलिए कोई भी कर्मचारी संघ में की शाखा में जाके अपने आप को टाइप नहीं करेगा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा कर समझने की कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार ने 58 साल पुराना प्रतिबंध हटा दिया। असल में 9 जुलाई को डीओपीटी यानी कि कार्मिक मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर एक डिप्टी सेक्रेटरी के हस्ताक्षर से यह सर्कुलर जारी किया और उस सर्कुलर में यह साफ तौर पर था कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी यानी कि केंद्र के सरकारी कर्मचारी, इसके साथ साथ तमाम पीएसयू में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी, अब वो संघ की शाखाओं में जा सकते हैं 58 साल बाद। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसे राजनीतिक पार्टियां किस तौर पर देती हैं, राजनीतिक दल के नेता किस तौर पर देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक घनश्याम पुरूनिया, जो कि राज्य सरकार में मंत्री पद का दर्जा भी प्राप्त हैं, इसके साथ साथ प्रताप भानु शर्मा जो कि पूर्व सांसद हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। काफी विद्वान हैं, बुजुर्ग नेता हैं कांग्रेस के। चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रताप भानु जी से। प्रताप भानु जी, हमने देखा है कि संघ को लेकर अचानक से विपक्ष मुखर हो जाता है। खासकर कांग्रेस, अगर संघ की कोई भी बात आती है तो विपक्ष तिलमिला जाता है, और जब तिलमिला जाता है तो फिर उस पर प्रतिक्रिया भी उस तरीके से आ रही है। लेकिन 58 साल बाद अगर संघ ने यह फैसला लिया है, केंद्र ने यह फैसला लिया 58 साल बाद, अगर 9 जुलाई को कार्मिक मंत्रालय का यह सर्कुलर निकला है कि अब केंद्र सरकार के कर्मचारी संघ की शाखाओं में जा सकते हैं, किसी भी तरह का बैन नहीं है, तो अब कांग्रेस इसे कैसे देख रही है? और कांग्रेस अगर विरोध कर रही है, तमाम विपक्षी पार्टियां विरोध कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं?
देखिए मनोज जी, संघ की भूमिका आजादी के पहले और आजादी के बाद भी विवादास्पद रही है। और यदि इसमें प्रतिबंध लगाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या इसको विवादास्पद या संविधान के अनुकूल नहीं बताया बाबा साहब अम्बेडकर ने, तो एक तरह से देश संविधान से चलेगा या किसी विचारधारा से चलेगा, ये सवाल अपने आप लोगों के मन में आ जाता है। और आरएसएस वाले हमेशा कहते हैं कि ये सांस्कृतिक संगठन है, सांस्कृतिक, और करते राजनीतिक गतिविधियां हैं उसकी आड़ में। अरे खुलकर कह देना कि राजनीति की एक शाखा है ये भी भाजपा की, इस बात को स्वीकार नहीं करते। और अब यदि संघ इसके माध्यम से विचारधारा प्रशासन में, संवैधानिक संस्थाओं में, कर्मचारियों में दखल देना चाहती है या उनको आमंत्रित कर रही है, तो इस वजह से मेरे ख्याल में सभी विपक्ष ने, आम जनता ने और सभी लोगों में देश में इस बात को लेकर एक चिंता व्याप्त है कि इस तरह से ये प्रशासन में घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे या जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें चिन्हित करने की कोशिश करेंगे, जबकि हमारे संविधान में साफ है, जिसकी शपथ सब लोग खाते हैं कि हम बिल्कुल न्याय संगत बात करेंगे, संविधान की कसम खाते हैं, बगैर पक्षपात के हम काम करेंगे, बगैर किसी विचारधारा से प्रभावित होकर राष्ट्र की एकता, अखंडता और संविधान के दायरे में काम करेंगे। तो ये सवालिया निशान, यदि इस पर पहले से रोक लगी हुई थी, प्रतिबंधित किया गया था, कुछ एक्टिविटीज देखकर ही किया होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कांग्रेस की सरकारों ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और 10 साल मोदी जी ने। आज सबसे बड़ा सवाल यह कि 10 साल में मोदी जी को नींद क्यों नहीं खुली? यदि इतना ही उनके लिए ये जरूरी समझ रहे थे, तो 10 साल के बाद ही उनके ये तीसरी अक्ल क्यों जागृत हुई? ये बड़ी बातें प्रताप भानु जी उठा रहे हैं और महत्वपूर्ण बातें हैं। घनश्याम जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि जो बातें प्रताप भानु जी उठा रहे हैं वो बात तो सही है। असल में जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, महात्मा गांधी की हत्या के बाद ही संघ पर प्रतिबंध लग गया, और वो किसी और ने नहीं, बीजेपी जिन्हें अपना आदर्श मानती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्हीं के हस्ताक्षर से संघ पर प्रतिबंध लगाया गया है। और ये कहा गया है कि भाई ये आप भले ही सांस्कृतिक संगठन कहते हो, लेकिन ये संगठन राष्ट्र हित में नहीं है। अब जो बात प्रताप भानु जी कर रहे हैं वही बात शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कही कि पहले तो एक तरह से चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या फिर तमाम दूसरी एजेंसियों केंद्र सरकार की, वो संघ के और बीजेपी के एजेंडे को पूरी कर रही थी। अब तो खुला संकेत दे दिया है कि आप आइए, संघ की शाखाओं में आइए और उसके बाद संकेत दीजिए। क्या कहें? नहीं, देखिए मनोज जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई नागपुर में, सरदार मोहिते साहब के बाड़े में, और छोटे छोटे बाल स्वयंसेवकों को लेकर डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी ने भी प्रारंभ किया। और डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी भी पहले कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे, प्रदेश या राष्ट्र स्तर पर सचिव भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की नीति के आधार पर जो कांग्रेस का शुरू से कल्चर रहा है कि कैसे तो भी फूट डालो, राज्य करो, इस भाव को लेकर के डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1925 में संघ की स्थापना करी। और भानु जी बहुत बड़े हमारे विचारक हैं, विद्वान हैं, उनका आदर सत्कार है। उस समय डॉक्टर हार्डीकर ने भी, मैं भी आपका आदर करता हूँ, हार्डीकर जी ने भी और सेवा दल की स्थापना की थी। इन दोनों संगठनों का उद्देश्य यही था कि हम रचनात्मक कार्यों के माध्यम से समाज में जागृति पैदा करेंगे। लेकिन आप देखेंगे आज सेवा दल कहाँ है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भानु जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है। इन्हें थोड़ा सा तो मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि भारतीय जनता पार्टी ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुसांगिक संगठन राजनीतिक क्षेत्र में हो सकता है। ऐसे ही संघ के तमाम सारे ऐसे संगठन हैं, ऐसे प्रकल्प हैं जो समाज जीवन के क्षेत्र में घनश्याम जी, कम से कम आपने मान लिया कि संघ का अनुशासन संगठन भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि हमने जेपी नड्डा का बयान सुना। जेपी नड्डा साहब ने कहा कि कोई मतलब नहीं है साहब, संघ जो है सांस्कृतिक संगठन है, वो राजनीतिक संगठन नहीं है और बीजेपी का या राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि मैं बहुत सारी तस्वीरें देखता रहा हूं
जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने आपको भी देखा है कि संघ का गणवेश पहन के सुबह सुबह, मतलब जब आदमी को बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है तब से आप भी संघ से जुड़े हुए हैं। संघ ही है जो भारतीय जनता पार्टी में लीडरशिप तय करता है, संघ ही है आज जितनी भी लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी में दिख रही है, जिसने अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने राज्यों में राष्ट्रीय स्तर पर मुकाम हासिल किया है, उपस्थिति दर्ज की है, वो सारी लीडरशिप संघ ने तय की है। फिर ये क्यों कहा जाता है कि साहब वो सांस्कृतिक संगठन है, राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं? घनश्याम जी, मैं वही तो नहीं कर रहा मनोज जी, मैं ये कह रहा हूं कि संघ के माध्यम से स्वयंसेवक या कार्यकर्ता विभिन्न विचारों को लेकर के, राष्ट्रवादी विचारों को लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और इसलिए आपने जैसे कहा कि पुरानी तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, तो कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आपको संघ के गणवेश में दिखते होंगे, तो आडवाणी जी भी दिखे होंगे, और आपको उससे पहले भी जितने भी रहे, कुल मिलाकर के संघ की विचारधारा से प्रेरित होकर के राष्ट्रवादी विचारों को पुष्ट करना, विभिन्न क्षेत्रों में पुष्ट करना, ये हमारा विचार है। और कहीं ना कहीं ये जो उस पर प्रतिबंध लगाने की बात भी हुई है, लेकिन प्रतिबंध हटाने का भी काम यहीं के हमारे संवैधानिक संगठनों, संस्थानों के माध्यम से हुआ है। जब आरोप सिद्ध नहीं हुए तब हुआ है। लेकिन आप देखेंगे कि अभी जो 3 सरकारें राम मंदिर के निर्माण के समय और वो जो गिराई गई थी, उनको भी कहीं ना कहीं हमारे न्यायालय ने न्यायोचित नहीं समझा था और उनको प्रतिबंध हटाने का काम किया था। संघ पर समय समय पर प्रतिबंध लगाने का काम ये केंद्र की सरकार उस समय की जो रही हो उन्होंने किया है, लेकिन उन पर प्रतिबंध हटाने का काम भी हुआ है। और इसलिए ये कहना कि सरकारी कर्मचारी अब संघ की शाखाओं में जाए, अच्छा आप बताइए अभी तक क्या किसी को किसी विचारधारा में, किसी सामाजिक संगठनों में, सांस्कृतिक संगठनों में जाने से कोई प्रतिबंध है क्या? सबको स्वतंत्रता है। और इसलिए राजनीतिक दल ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक विचार को लेकर के काम करने वाला सामाजिक संगठन के क्षेत्र में काम है। आप बताइए अगर राजनीतिक क्षेत्र में होता तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने चुनाव खुद लड़ता, खुद अपने चुनाव से प्रत्याशियों को उतारता। राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, सामाजिक क्षेत्र में काम करने का काम राष्ट्रीय। बड़ा अजीब सा संकेत है प्रताप भानु जी। भले ही घनश्याम जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो चुनाव हम लड़ते हैं। देखिए, संघ से एक संगठन महामंत्री बीजेपी में जाता है, वो पूरी बीजेपी को नियंत्रित करता है। अगर मुझे अच्छे से याद है कि मध्य प्रदेश की बैठक चल रही थी और एक हमारे जबलपुर के नेता अजय बिश्नोई साहब, उन्होंने कुछ कह दिया था, तो संजय जोशी जी ने अपना पेन लिखाया और अपनी डायरी पे लिखा, क्या कहा अजय जी आपने? तो बत्ती गुल हो गई थी अजय बिश्नोई की। और जब अटल बिहारी वाजपेयी ने, माफ कीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी जब जिन्ना की मजार से वापस आए थे, तो ये संजय जोशी थे जिन्होंने फोन करके आडवाणी जी को कहा है कि आडवाणी जी जैसे ही उन्होंने कदम रखा ना धरती पे भारत की, उन्होंने कहा आडवाणी जी अब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, हटा दिए गए। तो यही स्थिति आपके प्रदेश में जितने भी संगठन महामंत्री हैं उनकी हैं, उनके बिना पत्ता नहीं हिलता है। तो चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है जब कठपुतली की तरह सारे मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री नाच रहे हैं? क्यों प्रताप जी, सहमत है ना आप? नहीं, बिल्कुल सहमत हैं। और आपने बहुत अच्छी विवेचना करी, सत्य का इनको आईना दिखा दिया पुरोनिया जी को आपने, और उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि ये हमारे बीजेपी की ही शाखा है। और आप देख लीजिए कि भारतवर्ष की राजनीति में टॉप 5 कहाँ के लोग बैठे हुए हैं, आरएसएस के लोग हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे कोई अन्य पद को सुशोभित करने वाले हो, चाहे जुडिशरी में जाने की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये किसी भी एक विचारधारा से डोमिनेटेड राजनीति नहीं चल सकती है। देश संविधान से चलेगा। जब संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर साहब ने इस विचारधारा को निरस्त कर दिया था, महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रतिबंधित कर दिया था, और लगातार जितने भी प्रधानमंत्री देश के हुए, चाहे कांग्रेस के पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के बने हो, चाहे वो देवेगौड़ा बने हो, चाहे वो क्या गुजराल बने थे, चाहे कोई भी और बने, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी बने हो, चाहे मोदी स्वयं बने हो, ये तो कोई एक राजनीतिक षड्यंत्र ही नजर आता है, या कोई इनका दबाव ही लगता है, या मोदी जी की राजनीतिक जरूरत महसूस होती है कि वो आरएसएस के दबाव में अपना राजनीतिक स्वार्थ हल करना चाहते हैं। जी, देश हित में नहीं है। लेकिन प्रताप जी, कुछ तो बात रही होगी कि ये आरएसएस है, कुछ तो बात रही होगी कि ये संघ है,
और आज दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को यह कहना पड़ रहा है कि भाई हमको भी संघ जैसा संगठन तैयार करना चाहिए, हम भी अपने कांग्रेस में अब संघ की तरह जो संगठन महामंत्री पद है जो व्यक्ति है वैसा ही बनाने पड़ेंगे। यानी कि आप प्रभावित हैं, आप उन्हें मान रहे हैं, उनके काम को स्वीकार रहे हैं, उस संगठन की क्षमता को आप पसंद कर रहे हैं, तभी तो आप फोटोकॉपी लाना चाहते हैं अपने जैसा। देखिए, जो संगठन या जो संघ संकुचित विचारधारा पे तैयार होता है वो अनुशासन उसमें रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसका पुरोलिया जी ने भी जिक्र किया। परंतु राष्ट्र संकुचित विचारधारा से नहीं चलता। और स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि कूप मंडूक होने से भारत राष्ट्र नहीं चल सकता है, हमें संविधान के हिसाब से देश को चलाना पड़ेगा। और जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी हो, जिनके हाथ खून से रंगे हो, और भले ही अनुशासन कितना ही हो, और अधिनायकवादी शक्ति जिन्होंने संविधान को नहीं माना कभी, घोषणा संविधान देश बनने के बाद, देश आजाद होने के बाद 50 साल तक राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते रहे। और यदि प्रशासन में ऐसे लोगों को छूट दे दी जाएगी तो राष्ट्र की विचारधारा में किस विचारधारा पर राष्ट्र चलना चाहता है? उसमें आपसी टकराहट या विचारधारा का पालन नहीं करने वाले लोग यदि प्रशासन में बैठेंगे तो हमारे संविधान में जो व्याख्या है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो निष्पक्षता से काम करने की बात हमारे लोकतंत्र में कही गई है, वो किसी भी धर्म, जात, बिरादरी या संघीय विचारधारा से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तभी निष्पक्षता से इस देश में काम हो सकता है, तभी ये देश आगे बढ़ सकता है। एक चीज तो माननी पड़ेगी, हमारे संविधान में लिखा है। माननी पड़ेगी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे फैसले लिए जो कि संघ का एजेंडा था, चाहे वो धारा 370 हो, 35A हो, समान नागरिक संहिता हो। और देखिए संघ का वो फैसला, संघ के पक्ष में वो फैसला जिसके बारे में कई बार बीजेपी की सरकारें नहीं है केंद्र में, लेकिन वो सरकारें भी फैसला नहीं ले पाई, अटल बिहारी वाजपेयी भी फैसला नहीं ले पाए, लेकिन यह फैसला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। और कार्मिक मंत्रालय जो प्रधानमंत्री के अधीन आता है, प्रधानमंत्री ने के उसी मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। पिरोलिया जी, एक बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी, उन्होंने कहा था कि संघ को लेकर बयान दिया था, उसके बाद तलखियां जरूर दिखाई दी थी और तब से लेकर संघ के बीच में कुछ कुछ चल रहा है। मुखर होकर संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी भी बयान दे रहे हैं कि मणिपुर की चिंता क्यों नहीं करते, वो भी तो हमारे देश में है। कल तो उन्होंने कह दिया कि कुछ लोग पहले इंसान बनते हैं, फिर स्पाइडरमैन बनते हैं, फिर सुपरमैन बनते हैं, फिर देवता बनना चाहते हैं, फिर भगवान बनने की कोशिश करते हैं। वो इशारा समझ में आ रहे हैं। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर संघ के स्वयं सेवकों के लिए और संघ से जुड़े लोगों के लिए फैसला लिया है, तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है क्या कि नहीं संघ में और हमारे बीच में ऐसी कोई दरार नहीं है, देखिए हम तो संघ के हर फैसले को स्वीकार कर रहे हैं, उनके समर्थन में ये फैसला ले रहे हैं। संकेत नहीं, देखिए मनोज जी, क्या है असल में कि मैंने कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक तरह से बिल्कुल गैर राजनीतिक संगठन, और हम आपने भी देखा है संघ की शाखा पर अभी भानु जी कह रहे थे कि देश संकुचित विचारधारा से नहीं चलता है। आप बताइए संघ की शाखा पर कहाँ संकुचित की भावना सिखाई जा रही है? हमारे यहाँ तो यही है ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सबका कल्याण करने की बात करने वाली बात संघ की शाखाओं में, उनके बौद्धिक वर्गों में, उनके भाषणों में होती है। आप बताएं। और यहाँ तक कई बार तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी भी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कभी नहीं किया है, लेकिन जो लोग राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते नहीं, अभी कुछ अगर कुछ महीने पहले तक तो आप नागपुर में झंडा लगाने लगे, इसके पहले तो झंडा भी नहीं लगाते थे। मेरा निवेदन सुनिए। मैंने कहा कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का काम करने वाली संगठन ये संघ है, और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किसी को गुरु नहीं बनाया। यहाँ तक कि डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार भी संघ के संस्थापक होने के बाद में गुरु नहीं बने। उन्होंने गुरु किसको बनाया? तो कल हमने गुरु पूर्णिमा करी संघ के स्वयंसेवकों ने, तो किसकी पूजा करी? उसमें किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं करी, हमने ध्वज की पूजा करी, भगवा ध्वज की पूजा करी, जो इस देश का सनातन का परिचायक है, जिसको पहन करके हम हमारे संतों की महिमा गुणगान करते हैं। जब सूर्य उदय होता है तब भगवा रहता है, और सूर्य अस्त होता है तब भगवा रहता है। ऐसी लालिमा का हम लोग और ध्वज का, और ये ध्वज कोई आज का नहीं है, अनादिकाल का ध्वज है। अगर हमने देखा है तो हमारे
छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथों में भी ध्वज था। सहमत तो है? कभी एक जमाने में मैं निवेदन करता नहीं, हूँ, बिल्कुल। मैं छोटा हूँ आप आपसे, अभी तो मैं आप बहुत तो ये छोटा हूँ आपसे, मैं बहुत ध्वज छोटा हूँ बंदी मैं करते रहेंगे अपने उसका राष्ट्रीय ध्वज इनकी कभी नहीं उतरती। राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय ध्वज का भी सम्मान जिस संघ के संसद नहीं करते ही है। और मैं निवेदन ये करता हूँ, हमने देखा है कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के नेताओं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान आपके दिल में नहीं है। ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं किया, आपने संविधान का आदर नहीं किया। और जब गुरु गोल मिलकर सुनिए, कहने का काम करते हैं, संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर के सामने तो उनके बात पे ठोकर दिया था। उन्होंने कहा था कांग्रेस के गुरु गोलवलकर जी ने जब ये कहा, इसलिए राष्ट्रवादी मना कर दिया करने वाला उनके विचार मंजूर नहीं है। आजाद भारतवर्ष संविधान से चलेगा, किसी एक विचारधारा से नहीं। धर्म संभाव हमारे संविधान में है, तिरंगा हमारा बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए हमारा संविधान है, उसको रोकने का इसके कोई तुलना नहीं कर सकते आप अपने घर से। विश्व विजयी तिरंगा प्यारा जनता ने झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये हमारा कोई दो राय नहीं है। अच्छा घनश्याम पिरोलिया जी, एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लिया कि साहब आपको तो अपनी दुकान पर बोर्ड लगाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश ने तो ऐसा कोई फैसला नहीं दिया, बल्कि मध्य प्रदेश को सफाई देनी पड़ी नगरीय प्रशासन के द्वारा कि हमने ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगाया है। तो ये जो संकेत हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि कोई मैंडेटरी नहीं है, ये जो संकेत हैं, ये संकेत बताते हैं कि कुछ ना कुछ तो है जो कहीं ना कहीं देश को एक दूसरी धारा पर ले जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना की भावना उसमें दिखाई नहीं देती, संविधान से इतर चीजें दिखाई देती हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल ये सही बात है। देश चलता है संविधान के आधार पर चलता है, संविधान के नियम कायदे कानूनों से ही चलता है। चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेशों की सरकारें हों, उसी अनुसार काम कर रही हैं। और जब जैसे जैसे समय की आवश्यकता होती है, लोगों की मांग होती है, जनता की सहूलियत होती है, जनता की सुख सुविधाओं को ध्यान में रख करके इस प्रकार के निर्णय लेते हैं। और कहीं ना कहीं निर्णयों में परिवर्तन करने के लिए आप देखेंगे कांग्रेस की सरकारें नहीं, कितने संशोधन इन्होंने संविधान के अंदर किए हैं। ये खुद इनको झांकने की आवश्यकता है। नहीं तो पिरोलिया जी, आपके जो केंद्र में सहयोगी सरकार है, कहीं ऐसा तो नहीं सहयोगी दल विरोध करने लगे इस फैसले का भी? संशोधन होने से संविधान की मूल भावना थोड़ी बदल जाती है। नहीं भाभी जी, मूल भावना भी बदलने का काम आपके माध्यम से हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं किया। संविधान तो आप बदलना चाहते थे, जिसने आपने दिखा दिया। आप संविधान नहीं बदल सकते। संविधान बदलने की बात तो भाजपा के नेताओं ने करी थी, और जब जनता को यह मालूम पड़ी कि ये षड्यंत्र इस लोकसभा के चुनाव में चल रहा है, तो उन्होंने तिरस्कार कर दिया। आज आप देखिए, आप 350 से 240 पर उतर गया, 63 सीटें कम हो गई भाजपा को, बैसाखियों पर सरकार बनाना पड़ी, आपका बहुमत खत्म हो गया। इसके बाद में आपने अरियल तरीके से अपनी सरकार बना ली। देखिए कितने चलते हैं, हम भी देख रहे हैं, चलने देंगे। इसके बाद जब चुनाव आएगा फिर सामने आएंगे। मैं आदरणीय भानु जी में निवेदन कर रहा हूं, देखिए संविधान, देखिए अभी तो प्रताप अभी तो प्रताप भानु जी, हाँ प्लीज बोलिए। एक थोड़ा सा मैं निवेदन कि इन्होंने जो भ्रम फैलाया, और भ्रम फैलाकर कहीं ना कहीं ये सफल भी हुए हैं, 99 तक आए हैं, लेकिन जनता ने इनको जनादेश सरकार चलाने का नहीं दिया है। सकारात्मक सहयोग करके भ्रम ना फैलाएं लोगों के बीच में, ये कहा है। लेकिन आज भी कांग्रेस और कांग्रेस के नेता भ्रम का जाल फैला करके लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं, आपने जैसे कहा संविधान को, अरे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी तो मऊ में पैदा हुए थे, आज तक कांग्रेस की सरकारें रही केंद्र में प्रदेश में, आपने कहां बाबा साहब का सम्मान किया? आपने तो बाबा साहब को हराने का काम किया। और बाबा साहब के 5 पंचतीर्थ, जिनके बाबा साहब के नाम से जाना जाता है, चाहे मोक्ष भूमि हो, चाहे बाबा साहब कांग्रेस में थे, इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्री बनाया, और हमेशा कांग्रेस ने कांग्रेस को सजाने का काम संविधान का आदर किया है। कांग्रेस ने तो आप ही लोग
और आप भारतीय जनता पार्टी पर ककनी और करनी का फर्क है। देखिए प्रताप बानू जी, प्रताप बानू जी, ये जो घनश्याम 99 पुरूनिया जी, आपको मिले एक हैं, बात, घनश्याम जी एक बात से मैं सहमत हूँ, एक बात से तो मैं आपकी सहमत हूँ कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है, बाहर भी भ्रम तो फैला रही है, आपकी पार्टी के अंदर आके भ्रम फैला रही है। और इस भ्रम का दंश जो है ना, इस भ्रम का दंश देखिए आपको भी झेलना पड़ा है दतिया में भांडेर की विधानसभा सीट पर। और अभी अभी जो झाबुआ के नए मंत्री जो है, जो नाराज दिखाई दे रहे हैं, रामनिवास रावत के आने के बाद उनको भी झेलना पड़ रहा है। और बीजेपी के हर नेता का यही कहना है कि जो कांग्रेसी दूसरी पार्टी से आ गए हैं, पहले भी हमें नहीं जीने दे रहे थे और हमारी पार्टी में आके भी हमें नहीं जीने दे रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल है। खैर, इस पूरे मसले पर चर्चा हो गई, लेकिन देखना होगा कि जो सहयोगी दल हैं, केंद्र सरकार के सहयोगी दल हैं, वो इस मसले पर क्या कहते हैं, क्या वो इसका विरोध करते हैं या चुप्पी साधते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो नेम प्लेट लगाने को लेकर सहयोगी दलों ने केंद्र पर दबाव बनाया, उसके बाद एक ये मामला भी हो सकता है जो आगे जाके एक लकीर खींचने की कोशिश करें। फिलहाल सबका शुक्रिया हम करेंगे इस पूरी चर्चा में मेरे साथ बने। मुद्दे की बात में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।